खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे लखनऊ की सड़कों पर सीएम योगी के साथ उतरी नारी शक्ति की, बिहार की राजनीति के तेज प्रहार की, महिला आरक्षण के डेटावार की और अंत में बात होगी अखिलेश यादव के बड़े चुनावी वायदों की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से समझने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लखनऊ में भाजपा की जन आक्रोश रैली, महिलाओं के साथ पैदल सड़क पर उतरे सीएम योगी। कांग्रेस सपा जैसी पार्टियां महिला विरोधी, लखनऊ में गरजे सीएम योगी। 23 अप्रैल को डीएमके के पक्ष में करें वोटिंग, ओबीसी की मतदाताओं से अपील। कूटनीति से निकाले जाएं हल, ईरान जंग पर बोले फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 24 आईएएस अधिकारियों के किए गए तबादले। लखनऊ में पिता ने 16 साल की बेटी की ली जान, दोस्त के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। नाम पता हुलिया बदलकर पाकिस्तान में छुपता फिर रहा है पहलगांव हमले का हैंडलर, सामने आई तस्वीर। पाकिस्तान लिंक वाले ड्रग्स तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, 5 हुए गिरफ्तार। सोने चांदी की कीमतों में बड़ा गिरावट, 1,55,430 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 753 अंक चढ़ा, निफ्टी 24,500 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के प्रमुख मुद्दे के बारे में। लखनऊ के कालिदास मार्ग से जब आज मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर पर भगवा गमछा बांधे बाहर निकले तो ये केवल एक पदयात्रा नहीं बल्कि विपक्ष के खिलाफ युद्ध का शंखनाद था। जी हां, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में गिराने वाले विपक्षी दलों के खिलाफ बीजेपी ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। सीएम आवास से लेकर विधानसभा भवन तक या यूं कहें विधान भवन तक की सड़कें मातृ शक्ति के जयकारों और विपक्षी दलों के खिलाफ नारों से गूंज उठी। जन आक्रोश महिला पदयात्रा इस आक्रोश का प्रतीक थी, जो महिला आरक्षण बिल के राह में रोड़ा अटकाने वाले ईडी गठबंधन के खिलाफ देश की आधी आबादी के मन में धधक रहा है। इस पदयात्रा की सबसे खास तस्वीर वह थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधे से कंधा मिलाकर दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य चल रहे थे। साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और महिला आयोग की पूरी टीम भी इस पैदल मार्च का हिस्सा बनी। लखनऊ के कोने कोने से आई सैकड़ों महिला कार्यकर्ताओं ने इस मार्च को एक जन सैलाब में तब्दील कर दिया था। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष को घेरते हुए वो मशहूर नारा दोहराया जिसने सफाई खेमे में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं सड़कों पर हैं क्योंकि उन्हें देख सपाई बिटिया घबराई वाली कहावत सच कर दी है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीधा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर महिलाओं को आरक्षण नहीं तो सपा कांग्रेस को कोई वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने साफ किया कि मातृ शक्ति आने वाले चुनाव में विपक्ष का सूपड़ा साफ कर देगी। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने संसद के भीतर के दृश्य को याद दिलाते हुए कहा कि विपक्ष ने न केवल बिल गिराया बल्कि सदन में खुशियां मनाई और तालियां बजाई, जिसे देश कभी माफ नहीं करेगा। वहीं पदयात्रा जब विधान भवन पहुंची तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए विपक्ष की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि आज जो आक्रोश लखनऊ की सड़कों पर दिख रहा है वह पूरे देश की महिलाओं की आवाज है। पीएम मोदी के विजन को दोहराते हुए सीएम ने कहा कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, महिला, गरीब, युवा और किसान। बीजेपी की हर नीति इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। सीएम ने आरोप लगाया कि 20% वोट बैंक और नकाब वालों को खुश करने के चक्कर में सपा, कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके ने आधी आबादी के हक पर डाका डाला है। योगी ने आह्वान किया कि इस आक्रोश को रुकना नहीं चाहिए। ये कैंपेन अब हर जिले, हर ब्लॉक और हर बूथ स्तर तक जाएगा ताकि विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा बेनकाब हो सके। वहीं सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है,
इनके कृत्य महिला विरोधी हैं। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। बहनें, आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। और उन्होंने सभी नीतियों को इन्हीं 4 के इर्द गिर्द केंद्रित करते हुए देश को आज आर्थिक उन्नति के एक नए सोपान तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के इस नए युग का कार्य हो, नए भारत के अनुरूप भारत के अंदर भारत की विरासत के संरक्षण का कार्य हो, या फिर देश के अंदर समाज के अलग अलग तबके के उत्थान के लिए चलने वाली योजनाएं, इन सब का केंद्र बिंदु या तो आधी आबादी नारी शक्ति है, जिसके सम्मान, जिसकी सुरक्षा और जिसके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम चले हैं। आप याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, चाहे वह मातृ वंदना योजना हो, चाहे देश के अंदर चलने वाली उज्ज्वला की स्कीम हो, स्वच्छ भारत मिशन में हर घर तक शौचालय के निर्माण का कार्यक्रम हो, चाहे वह हर घर को, हर परिवार को छत उपलब्ध करवाने के लिए, हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास की योजना हो, चाहे ग्रामीण अभिलेख के रूप में घरौनी वितरण का कार्यक्रम हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि में ड्रोन प्रदेश के अंदर स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम हो, या फिर वह प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चलने वाली तमाम योजनाएं जो किसी परिवार को केंद्रित करते हुए उनके स्वावलंबन का आधार बन रही है, ये सभी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आधी आबादी को, गरीब को, नौजवान को और अन्नदाता किसानों को केंद्र में रख करके बनाई है। देखा जाए तो आज मंगलवार को लखनऊ में निकली ये जन आक्रोश पदयात्रा महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि 2027 के बड़े सियासी रण की आधारशिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पैदल चलकर यह संदेश दे दिया है कि महिला सशक्तिकरण बीजेपी के लिए सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता है। सिर पर गमछा बांधकर सड़क पर उतरे योगी ने विपक्ष को साफ संदेश दे दिया है कि नारी शक्ति से टकराना उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। अब ये चिंगारी ब्लॉक और जिला स्तर या गांव स्तर तक जाएगी, जो आने वाले चुनावों में विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। सड़क की इस गर्मी में महिलाओं का ये जोश बता रहा था कि अब वे अपने हक के लिए किसी भी बाधा को पार करने को तैयार हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगी अगले मुद्दे की तरफ। बिहार की राजनीति के सबसे बेबाक चेहरों में शुमार तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर अपने तेवरों से सबको चौंका दिया है। इस बार उनके निशाने पर कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी हैं। तेज प्रताप ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए उन्हें
लाल चंपती से दूर रहने की सलाह दे डाली है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने प्रियंका वाड्रा को इंदिरा गांधी का अक्स बताते हुए उन्हें नेतृत्व सौंपने की वकालत की है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद सम्राट चौधरी की नई सरकार और राहुल गांधी के बयानों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव का अंदाज इस बार बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। जब उनसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि राहुल गांधी से चीजें संभलने वाली नहीं हैं। तेज प्रताप ने राहुल के शौक और उनकी राजनीति को जोड़ते हुए कहा, राहुल गांधी इसी सब चीजों में फंसे रहेंगे। शुरू से बुलेट चलाते हुए उनका शौक पूरा नहीं हुआ, अब उन्हें कुर्सी का लालच हो गया है। वो जो कुकिंग कर रहे थे, मीट मुर्गा बना रहे थे, वही बनाते रहें। राजनीति और सत्ता चलाना उनके बस की बात नहीं है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और बुलेट सवारी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केवल यात्राएं निकालने या दूसरों पर आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। तेज प्रताप ने राहुल गांधी की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या उन्हें अब बिहार की गद्दी पर बैठने का लालच हो गया है। आपको बता दें, एक तरफ जहां उन्होंने राहुल गांधी को खारिज किया, वहीं प्रियंका गांधी की जमकर तारीफ की है। तेज प्रताप यादव ने प्रियंका को राजनीति का असली चेहरा बताते हुए कहा कि वही सिस्टम को सही तरीके से चला सकती हैं। उनके मुताबिक प्रियंका गांधी में अपनी दादी इंदिरा गांधी जैसी काबिलियत और छवि है। तेज प्रताप का ये बयान विपक्षी गठबंधन के भविष्य के चेहरे को लेकर चल रही अटकलों को और हवा दे रहा है। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में राहुल गांधी का वह बयान है जो उन्होंने तमिलनाडु की एक रैली में नीतीश कुमार के खिलाफ दिया था। राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कंप्रोमाइज्ड करार दे दिया था। राहुल का आरोप है कि नीतीश कुमार पर उनके पुराने कर्मों की वजह से बीजेपी का भारी दबाव है। बीजेपी उन्हें डरा धमका कर मुख्यमंत्री पद से हटवाया और राज्यसभा भेज दिया। नीतीश इतने दबाव में थे कि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। राहुल गांधी ने यह भी चेताया कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में भी ऐसा ही कठपुतली मुख्यमंत्री चाहती है जिसे वह अपने हिसाब से चला सके। जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने केवल आलोचना ही नहीं की बल्कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रोजगार संबंधी वायदों का स्वागत भी किया। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सत्ता संभालने वाले सम्राट चौधरी को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा, सम्राट चौधरी बेरोजगारी दूर करने के क्षेत्र में अच्छा सोच रहे हैं। उन्होंने नौकरियों की चर्चा की है जो अच्छी बात है, लेकिन ये केवल पोस्टरों और भाषणों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसे धरातल पर भी उतारना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार से युवाओं का पलायन रोकने और उन्हें नशे की लत से बचाने का एकमात्र जरिया रोजगार है। अगर युवाओं को, महिलाओं को काम मिलेगा तो उनके जीवन को एक ठोस आधार मिलेगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति अब दावों से निकलकर निजी हमलों के दौर में पहुंच चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी नीतीश कुमार को बेबस बता रहे हैं तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव राहुल को रसोई तक सीमित रहने की सलाह दे रहे हैं। प्रियंका गांधी को आगे करने की तेज प्रताप की मांग ने कांग्रेस के भीतर के समीकरण पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी की सरकार रोजगार के दावे पर कितनी खरी उतरती है और राहुल गांधी के इन हमलों का जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी क्या करारा जवाब देती है। बिहार के सियासी अखाड़े में शह और मात का ये खेल अभी और भी दिलचस्प होने वाला है। खैर, इसी के साथ हम चलेंगे खबरें अब तक के अगले मुद्दे की तरफ। भारतीय राजनीति में एक सफर संसद में महिला आरक्षण को लेकर पेश किया गया। संशोधन विधेयक गिर गया तो दूसरी तरफ चुनावी राज्यों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में इसे लेकर सियासी घमासान मच गया। पीएम मोदी ने विपक्ष को पाप का भागी बताया तो ममता बनर्जी और एमके स्टालिन की पार्टियों ने डेटा के साथ बीजेपी को आईना दिखाया। अब सवाल यह है कि क्या ये पार्टियां वास्तव में महिलाओं को भागीदारी दे रही हैं या ये सब महज 33% का चुनावी मायाजाल है। आइए इसे भी जान लेते हैं।
दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच महिला उम्मीदवारों को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। ममता बनर्जी का दावा है कि उनकी पार्टी ने बिना किसी कानून के ही महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है। पार्टी ने 291 सीटों में से 52 महिलाओं को मैदान में उतारा है। टीएमसी का कहना है कि संसद में उनके करीब 37.9% सांसद महिलाएं हैं, जो किसी भी अन्य दल से अधिक हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सभी 294 सीटों पर उम्मीदवार दिए हैं, लेकिन महिलाओं की भागीदारी में गिरावट देखी गई है। भारतीय जनता पार्टी में 294 में से केवल 33 महिलाओं को टिकट दिया गया है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि पिछली बार 38 महिलाओं को उतारने वाली बीजेपी अब अपने ही रिकॉर्ड से पीछे खिसक गई है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 35 और वामपंथी दलों ने 34 महिलाओं को चुनावी रण में उतारा है। वहीं बीते दिनों पीएम मोदी ने बंगाल में हुंकार भरते हुए कहा, टीएमसी और कांग्रेस ने मिलकर 2029 में मिलने वाले आरक्षण को रोकने की साजिश रची है। देश की महिलाएं इस भ्रूण हत्या जैसे अपराध के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। आपको बताते चलें, तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी महिला आरक्षण एक निर्णायक मुद्दा बन चुका है। यहां कुल 442 महिला उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जिसमें सत्तारूढ़ डीएमके ने 175 में से 19 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। एआईएडीएमके ने 170 सीटों में से 21 महिलाओं को टिकट दिया है। बीजेपी ने केवल 6 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 28 में से केवल 2 महिलाओं को टिकट दिया है। टीवीके ने चुनाव में 24 महिलाओं को उतारकर सबको चौंका दिया है। आपको बता दें, 17 अप्रैल को संसद में लाया गया ये विधेयक इसलिए गिर गया क्योंकि इसे 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। जहां पक्ष ने 298 वोट और विपक्ष ने 230 वोट दिए, लेकिन इस बिल को पास होने के लिए 392 वोटों की जरूरत थी। हालांकि कांग्रेस और अन्य दलों का आरोप है कि सरकार महिला आरक्षण को परसीमन से जोड़कर उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत की सीटें कम करने की साजिश रच रही है। ममता बनर्जी ने इसे महिलाओं को ढाल बनाकर किया गया राजनीतिक खेल करार दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो महिला आरक्षण का मुद्दा अब केवल संसद की फाइलों तक सीमित नहीं है, ये बंगाल की गलियों और तमिलनाडु के समुद्री तट तक पहुंच चुका है। बीजेपी जहां 2029 के वायदे के साथ महिलाओं को गोलबंद कर रही है, वहीं टीएमसी और डीएमके जैसे क्षेत्रीय दल अपने मौजूदा आंकड़ों के दम पर खुद को असली हिमायती साबित करने में जुटे हैं। 23 अप्रैल को होने वाले मतदान में ये देखना दिलचस्प होगा कि देश की नारी शक्ति बीजेपी के वायदे पर भरोसा करती है या विपक्ष के इन आंकड़ों पर। राजनीति के इस बिसात पर शय और मात का खेल अब सीधे वोट की चोट से तय होगा। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी वायदों का नया दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए अखिलेश ने मुफ्त बिजली और बम्पर पेंशन का ऐसा पासा फेंका जिसने सत्ता पक्ष के खेमे में हलचल तेज कर दी है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश यात्रा के जवाब में अखिलेश ने समाजवादी वायदों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं, बल्कि मध्य वर्ग और महिलाओं की जेब में सीधे राहत पहुंचाने का महासंग्राम होगा। अखिलेश ने साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के स्मार्ट मीटर और महंगाई का इलाज सिर्फ समाजवादी सरकार के पास है। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच घोषणा की 2027 में सपा सरकार बनते ही हर घरेलू उपभोक्ता को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। साथ ही अखिलेश यादव ने वायदा किया कि 2027 में सरकार बनने पर महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की पेंशन भी दी जाएगी। ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल को लेकर सड़कों पर है, वहीं अखिलेश ने सीधे आर्थिक मदद का दांव खेल दिया है। आपको बता दें, अखिलेश ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के स्मार्ट मीटर ईवीएम की तरह हेराफेरी करते हैं। उन्होंने दावा किया है कि बिजली कंपनियों से एडवांस कमीशन लेने के
कारण आम जनता से वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल नारी वंदन के नाम पर इवेंट करती है, जबकि सपा महिलाओं के हाथ में सीधे पैसे देकर उन्हें सशक्त बनाएगी। अखिलेश यादव ने केवल वायदे ही नहीं किए, बल्कि वर्तमान सरकार की विफलताओं की लंबी लिस्ट भी गिनाई। सपा मुखिया ने आरोप लगाया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर हैं और गरीब इलाज के लिए भटक रहा है। वहीं बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसान खाद की किल्लत से जूझ रहा है, लेकिन सरकार केवल विज्ञापनों में मस्त है। देखा जाए तो अखिलेश यादव का ये 300 यूनिट बिजली और 40,000 पेंशन का दाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में गेम चेंजर साबित हो सकता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति के नाम पर सड़कों पर है, तो दूसरी तरफ अखिलेश आर्थिक समृद्धि का वायदा कर मध्यम वर्ग को साध रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी मुफ्त और पेंशन वाली चुनौती का क्या तोड़ निकालती है। अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि उन्हें स्मार्ट मीटर का करंट चाहिए या समाजवादी राहत की लहर। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि कैसे महिला आरक्षण और जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर आने वाले चुनावों की दिशा तय हो रही है। कहीं पदयात्रा के जरिए शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं वायदों की झड़ी लगाकर जनता का दिल जीतने की कोशिश। सियासत के इस अखाड़े में शह और मात का खेल जारी है, लेकिन असली फैसला तो जनता की अदालत में ही होगा। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक हर छोटी बड़ी खबर राजनीतिक हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरें और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।